रिया के घर की स्थिति अच्छी नहीं थी। वह एक मध्य वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। घर में माता-पिता, 4 बहनें और 1 भाई-भाभी थे। 2 बहनों की शादी किसी भी तरह से हो चुकी थी और 2 रिया और उसकी छोटी बहन कुंवारी थी। अब रिश्ते में बंधने की बारी रिया की थी। रिया के लिए कई रिश्ते देखे गए, लेकिन कुछ रिया को तो कुछ रिया के परिवार वालों को पसंद नहीं आए, क्योंकि रिया में सिर्फ एक ही खराबी थी कि वह शरीर से थोड़ी भारी थी। बाकी नैन नक्श और कटिंग तो उसकी लाखों में एक थी। देखते देखते एक रिश्ता पसंद आया। लड़का मध्यवर्गीय परिवार से था। आर्थिक स्थिति की दृष्टि से तो खानदान रिया के परिवार से भी कम था, लेकिन बात विचार से खानदान रिया के पिता किशोर लाल जी को उत्तम लगा। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि लड़का किशोर जी को पहली नज़र में ही भा गया। लड़के का रंग रूप, दक्षता और सबसे ज़्यादा उसका हुनर, यह सब देखकर उनकी तो जैसे नज़र नहीं हटी। उनके बेटे को भी लड़का पहली नज़र में ही जच गया। लड़के के परिवार में उसके पिताजी, 2 बहनें और 1 भाई थे, जिसमें से एक बहन की शादी हो चुकी थी। मिला जुला कर दोनों 20-25 ले आते थे, तो घर का खर्चा चलने में कोई परेशानी नहीं होने वाली थी। किशोरलाल जी ने सोचा। किशोरलाल जी को लड़के के पिता की एक बात मन ही मन खटक रही थी, वो यह कि वह अपनी लड़की की शादी से पहले अमन की शादी क्यों कर रहे थे। क्योंकि लड़की अमन से बड़ी थी, तो उन्होंने बात ही बात में पटवारी जी से पूछ ही डाला, एक बात पूछूं, अगर आप बुरा नहीं माने तो। नहीं, आप बोलिए, सामने से पटवारी जी ने कहा। आप पहले अपनी बेटी की शादी क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि वह तो अमन से बड़ी है। तो पटवारी जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, इन बच्चों की माँ नहीं है। अगर बहू लाने से पहले बेटी को विदा कर देंगे तो हमें खाने की भी मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात यह भी है कि एक बेटी आएगी तो दूसरी बेटी जाएगी, तो घर आंगन भी भरा रहेगा। लड़के के पिता की बात ठीक लगी। दोनों तरफ से सबने अच्छा मुहूर्त देकर सगाई पक्की कर दी। रिया और उसकी माँ भी रिश्ते से बहुत खुश थे, यह सोचकर कि लड़का भी बहुत अच्छा है और परिवार भी छोटा है। पैसे का क्या है, वह तो आज नहीं तो कल हो जाएंगे। यह तो लड़की का अपना भाग्य है। रिया की माँ और उसके पिता ने सोचा। सगाई और शादी के बीच सिर्फ 1 महीने का वक्त था। देखते देखते महीना कैसे निकल गया पता ही नहीं चला, और वह शुभ घड़ी आ गई जब रिया को अपने मायके को छोड़ ससुराल में बसेरा करना था। लेकिन शादी वाले दिन एक मुश्किल आन पड़ी थी। किशोरलाल जी के दूर के रिश्तेदार से यह खबर मिली कि आपने रिया बेटी का रिश्ता कहाँ कर दिया है। यह लोग एकदम अच्छे नहीं हैं। मेरी बेटी का घर इनके घर के ठीक बगल में है। पटवारी जी का अपनी पत्नी के साथ भी व्यवहार कभी भी अच्छा नहीं था। बीमारी की अवस्था में भी वे अपनी पत्नी से काम करवाते थे, यहाँ तक कि उनकी पत्नी इलाज के अभाव में ही चल बसी। उनकी पत्नी को दिल की बीमारी हो गई थी, जिसके इलाज के लिए 2 लाख लगने थे, लेकिन उन्होंने रुपये को ज़्यादा महत्व दिया। दोनों बेटियों का भी अपनी माँ के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं था। किसी भी काम में मदद नहीं करना और मुंह पर जवाब देना, इन दोनों के स्वभाव हैं। हाँ, एक बात है जो अच्छी है, वो ये कि रिया बेटी की शादी जिस लड़के से हो रही है, वो लड़का अमन बहुत ही भला और नेक है। यह सब सुनकर किशोरलाल जी एक बार तो गहरी सोच में पड़ गए कि अब करे तो करे क्या। सारे कार्ड बट गए। बारात आंगन में आने वाली है। अगर अब रिश्ता तोड़ना है तो पूरी बिरादरी में हमारी नाक कट जाएगी। हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और तो और इन सब का मेरी दूसरी बेटी पर भी असर पड़ेगा। फिर उसकी शादी में भी अड़चनें आएंगी। इसी सब उधेड़-बुन में किशोरलाल जी चक्कर काट रहे थे। तभी रिया की माँ वहाँ आ गई और कहने लगी, शादी का घर है और आप कोई काम करने के बजाय यूँ चक्कर क्यों काट रहे हैं। उन्होंने सारी बात अपनी धर्मपत्नी को बताई। एक बार तो रिया की माँ भी परेशान हो गई कि क्या करूं,
लेकिन फिर दोनों ने मिलकर यह तय किया कि जिससे शादी हो रही है वो लड़का ठीक है, तो वह अपनी पत्नी के साथ कुछ भी अनैतिक नहीं होने देगा। यह सब सोचकर वे खुशी खुशी बारात की स्वागत के तैयारी में लग गए। सजावट ठीक से हुई है या नहीं, कैटरिंग वाले अपना काम ठीक से कर रहे हैं या नहीं, वगैरह वगैरह। देखते देखते शाम हो गई और बारात दरवाजे पर आ गई और अब सब बारात के स्वागत में लग गए। विवाह अच्छे से संपन्न हो गया। अब विदाई होनी थी। रिया की माँ, बहनें और रिया का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन बेटी को विदा तो करना ही था और समाज की रीत को निभाना ही था। अगले दिन पगफेरे की रस्म थी तो रिया का भाई पहुंच गया अपनी बहन को लेने के लिए। रिया की तो खुशी का ठिकाना नहीं था। अपने भैया को देखकर जल्दी जल्दी चप्पल पहनी और आ गई मायके, क्योंकि वो तो सुबह से ही चहक रही थी कि कब भैया आएं और उसे लेकर जाएं। घर पहुंची नहीं कि माँ के सवालों के बौछार शुरू हो गई। ससुराल में सब कैसे हैं बेटा? सब ठीक तो है? तेरा ख्याल तो रखते हैं? तू खुश तो है ना? तुझे किसी चीज़ की तकलीफ़ तो नहीं, वगैरह वगैरह। अरे माँ, कल रात ही तो गुजारी है मैंने वहाँ। आज सुबह तो तुम्हारे पास आ ही गई। अच्छा या बुरा समझने के लिए भी तो वक्त लगता है। तो माँ ने अपने भोलेपन में कहा, ठीक कहा बेटी, माँ हूँ ना, तो बच्चों का एक पल की दूरी भी बेचैन कर देती है। अच्छा माँ, अब ज़्यादा भावुक मत हो और ना मुझे करो। फटाफट से ये बताओ कि खाने में क्या बनाया है, क्योंकि आपको तो पता है कि मैं जितना भी टेस्टी खाना खा लूँ, लेकिन आपके हाथों के बने खाने में जो बात है वह किसी में नहीं। मैंने तेरी पसंद का पकौड़ी का रायता, मूली की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी और मिस्सी रोटी बनाई है। वाह माँ, जल्दी से दे दो, बहुत भूख लगी है। फिर रिया ने खाना खाया, सबसे जी भर के बातें की। इतने में सुबह से शाम हो गई। फिर अमन अपने भाई और दोस्त के साथ रिया को लेने आ गए। रिया की माँ और रिया तो इस तरह रोए जा रही थी जैसे फिर से विदाई हो रही हो। बस अब शुरू होने वाली थी रिया के दुखों की घड़ी। सुबह सुबह रिया उठी और ससुराल में पहली रसोई बनाई, लेकिन ये क्या, सुबह से 9 बज गए, 10 बज गए और फिर 11 बज गए। अब तो इंतज़ार की इंतहा हो गई। तब रिया ने अपनी ननद से पूछा कि आज मासी नहीं आएगी क्या? तब भी उसकी ननद ने ये नहीं बताया कि हमने मौसी को छुड़वा दिया है। बोली पता नहीं, बीमार पड़ गई होगी। रिया के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी और उसे काम में लगा दिया गया। उसने सारे बर्तन साफ़ किए, कपड़े धोए, झाड़ू किया। उसने सोचा भी कि शायद दीदी आएगी और कहेगी कि भाभी आप रहने दो, मैं कर लूँगी। अभी तो आपकी मेहंदी का रंग भी नहीं छूटा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वे टस से मस नहीं हुई, चुपचाप बैठी बैठी देखती रही। ससुर जी भी चुपचाप बैठकर देख रहे थे। ये नहीं कि अपनी बेटी को समझाएं कि जाकर अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओ। रिया रोती जा रही थी और काम करती जा रही थी। साथ ही साथ मन ही मन में ये भी सोच रही थी कि एक ही आदमी के दो चेहरे कैसे हो सकते हैं। शादी से पहले तो पापा जी बेटी बेटी करते नहीं थकते थे और आज पहले दिन से ही उन्होंने अत्याचार करने शुरू कर दिए। ननद ज़्यादातर बदमाश होती है ये तो सुना था, पर ससुर ऐसे कम होता था। और रही बात अमन की, तो वो इन सब से अनभिज्ञ थे, क्योंकि उन्होंने शादी के लिए जो 1 हफ्ते की छुट्टी ली थी वो ख़त्म हो गई थी। इसीलिए वो तो सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल गए थे। अब ये अत्याचार तो रोज़ का ही था। रोज़ वो इसी तरह काम करती और दोनों बाप बेटी चुपचाप देखते रहते। इतना ही नहीं, उसे अपने मायके में फ़ोन भी नहीं करने देते। जब भी वो फ़ोन करने बोलती तो कहते कि तुम मिस कॉल दे दो, फ़ोन में बैलेंस नहीं है। लेकिन रिया बहुत स्वाभिमानी थी, उसे मिस कॉल देना अच्छा नहीं लगता था और जब फ़ोन आता तब भी उसे खुलकर बात करने की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि ननद जहाँ भी जाओ जासूस बनकर खड़ी रहती। इसीलिए चाहते हुए भी वह अपनी व्यथा किसी से नहीं कह पाती। जब भी माँ पूछती, बेटा तू ठीक तो है ना, तब वह ऊपरी मन से कह देती, हाँ माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
आप ठीक हो ना? घर में सब ठीक हैं? यह कहकर वो फ़ोन रख देती। लेकिन माँ का दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि सब ठीक है, क्योंकि एक माँ अपने बच्चे से कितना ही दूर क्यों ना हो, लेकिन उनकी सिसकियों की आहट पहचान लेती है और फिर लड़के के पिता के स्वभाव से भी वाकिफ़ थी। इसीलिए उसका दिल बहुत घबरा रहा था। तो उसने रिया के बाबूजी से कहा, जी, मेरा जी बहुत घबरा रहा है। आप रिया को ले आइए। मुझे लग रहा है कि वो बहुत तकलीफ़ में है। तो रिया के बाबूजी ने कहा, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आज तो बहुत रात हो गई है। मैं कल सुबह ही जाकर उसे ले आऊँगा। दूसरे दिन संयोग से रविवार था, तो रिया के पिताजी सोचे कि फ़ोन बिना किए जाते हैं, ताकि अचानक जाएंगे तो असलियत का पता चल जाएगा और आज दामाद जी भी मिलेंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। मन ही मन यही सब सोचते हुए वे अपने बेटे के साथ रिया के ससुराल जा पहुँचे। सबसे पहले रिया का हाल देखकर उसके पिताजी और भाई गुस्से से आग बबूला हो गए। रिया के बिखरे हुए बाल, चेहरे पर पसीना और घबराहट और हाथ में पोछा देखकर जैसे ही रिया के पिताजी ने चिल्लाकर आवाज़ दी, और कहाँ है? ये क्या हालत बना दिया आपने मेरी बेटी का? मेरी फूल जैसी बच्ची 2 महीने में मुरझा गई। आप लोग इसे नौकरों की तरह काम ले रहे हैं, इसीलिए आप इसे जब भी भेजने को कहो कोई ना कोई बहाना करके मना कर देते हैं। वो आप ही थे ना जिन्होंने ये कहा था कि एक बेटी जाएगी और दूसरी बेटी आएगी। हमारे घर तो कुछ काम ही नहीं है, सिर्फ खाना बनाने का काम है। बाकी सब काम के लिए मासी है। हम तो इसे अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। क्या हुआ आपके खोखले आश्वासन का? इतना सब होने के बाद भी पटवारी जी अपनी निर्लज्जता से बाज नहीं आए और कहा कि मासी है, वो 4-5 दिन से बीमार है, इसीलिए नहीं आई। यह सुनते ही रिया के सब्र का बांध टूट गया और वो एक छोटे बच्चे की तरह रोती बिलखते हुए अपने पिता और भाई के गले लगते हुए बोली, मैं चुपचाप मुंह पर चुप्पी लगाकर आज तक आपका और दीदी का अत्याचार सहा है, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं जिस दिन से ब्याह कर आई हूँ उस दिन से कोल्हू के बैल की तरह सुबह से लेकर रात तक अकेले सारा काम किया है। जब फ़ोन में बात करने की बोलती तो आप लोग नहीं करने देते। जब कभी मेरे मायके से भी फ़ोन आता तो दीदी हर वक्त सर के ऊपर खड़ी रहती। मैं तो अपनी व्यथा किसी को भी नहीं बता पाई, क्योंकि मैं अगर अमन जी को भी बताती तो उन्हें यह लगता कि मैं उन्हें उनके परिवार के खिलाफ भड़का रही हूँ। इसीलिए अंदर ही अंदर घुटती रही। यहाँ तक कि जब भी मायके जाने की बात बोलती तो यह जवाब मिलता कि क्या कोई फंक्शन है तुम्हारे पीहर में? रोज़ रोज़ बेटी का काम ही क्या है पीहर में? भगवान से डरिए पापा जी। बेटी का दर्द व्यथा सुनकर रिया के पिता ने कहा, बेटी अब एक पल भी तुम्हें यहाँ नहीं रहना है। पटवारी जी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, मैंने अपनी बेटी ब्याही है, बेची नहीं है। उसके बाद रिया के पिताजी ने रिया से पूछा कि दामाद जी कहाँ हैं। एक बार उनकी भी राय जान लेना ज़रूरी है कि वो क्या चाहते हैं, क्योंकि इन लालची और छोटे सोच वाले लोगों के बीच मरने के लिए अपनी फूल सी बच्ची को नहीं छोड़ सकता। तब रिया ने कहा कि पापा वो कंपनी के काम से 2 दिन के लिए बाहर गए हैं, आज वापसी है, बस आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। ठीक है बेटा, चल हम बाहर ही इंतज़ार कर लेते हैं, हमें तो इन लोगों से घिन आती है। करीब 1 घंटे इंतज़ार करने के बाद अमन आया। आते ही अमन ने अपने ससुर और साले साहब के पैर छुए और पूछा, आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज़ अंदर चलिए। तब रिया के बाबूजी ने कहा, ये तो आप अपने पिताजी से ही पूछिए। तब अमन ने अपने पिता से पूछा, क्या किया है आपने आखिर? आप बताइए, चुप क्यों खड़े हैं? बोलिए। ये क्या बोलेंगे बेटा, मैं बताता हूँ, इनका मुंह ही है नहीं बोलने का। जब से रिया शादी करके आई है उस दिन से आपके पिताजी और बहन दोनों मिलकर रिया को प्रताड़ना दे रहे हैं। रिया के आते ही उन्होंने काम वाली मासी को हटा दिया और जब रिया ने पूछा कि मासी क्यों नहीं आ रही है तो कहने लगे कि मासी को हटा दिया
क्योंकि एक आदमी का खर्चा भी तो बढ़ गया है। सारा दिन जानवर की तरह उससे काम करवाया। इतना ही नहीं, कभी फ़ोन पर बात भी नहीं करने दी, और जब भी हम फ़ोन भी करते तो उस समय भी कान लगाकर सारी बातें सुनते रहते। यह बेचारी सारी व्यथा अकेले ही सहती रही। ना इसने आपको कुछ बताया और ना हमें बता पाई। आपको कुछ इसलिए नहीं मालूम क्योंकि आप सुबह 9 बजे निकल जाते हो, रात को 11 बजे घुसते हो, और रविवार को भी अपनी बहन के लिए लड़के देखने निकल जाते हो। हमें भी यह सब मालूम नहीं चलता, लेकिन जब भी हम रिया को भेजने की बात करते तो आपके पिताजी बोलते कि आज उसकी ननद आई है, आज उसकी ननद की तबीयत खराब है, वगैरह वगैरह। यह सब सुनकर अमन को बहुत खराब लगा और उसने रिया से कहा, कम से कम तुम मुझे तो बता सकती थी। मुझे बहुत बार शक तो हुआ तुम्हारा मुरझाया हुआ चेहरा देखकर, लेकिन जब भी पूछा तो तुम कहती नहीं, सब ठीक है। बस बहुत हो चुका रिया, अब तुम्हें सहने की ज़रूरत नहीं। पापा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप लालची होने के साथ साथ इतनी छोटी सोच वाले भी हैं। आपने पैसों की लालच में आकर माँ को भी खो दिया। माँ इलाज के अभाव में चल बसी, बीमारी की हालत में भी उससे काम करवाया। वह कहती रही मुझे चक्कर आ रहे हैं, लेकिन आपने उसकी एक न सुनी। उस समय तो मैं बहुत छोटा था और कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैंने अपनी माँ को तो खो दिया है, लेकिन अपनी पत्नी को आपके हाथों बलि नहीं चढ़ने दूंगा। मुझे तो शर्म आती है आपको अपना पिता कहते हुए। आपने मेरी पत्नी का खर्चा जोड़ा, जबकि पूरा घर खर्च मेरी कमाई से चलता है। और हाँ, जाते जाते एक बात दीदी, आपसे भी कहता हूँ, कम से कम एक औरत होने के नाते आपको तो अपनी भाभी की मदद करनी चाहिए थी। भगवान ना करे कि जो रिया के साथ आपने किया है, कल आपके साथ ऐसा ही हो। रिया, चलो अपना सामान पैक करो, हमें यहाँ नहीं रहना। फिर एक बार तो अमन रिया को लेकर अपने ससुराल चला गया। बाद में अमन ने रेंट पर घर ले लिया। आज दोनों खुश हैं अपनी गृहस्थी में अपने बेटे के साथ। यह कहानी आज से लगभग 20 साल पुरानी है। तब लैंडलाइन बहुत कम घरों में होती थी और मोबाइल फ़ोन में भी कॉल चार्ज बहुत महंगा था, इसीलिए ज़्यादातर बाहर जाने वाले आदमी के पास ही फ़ोन होता था और घर में एक फ़ोन होता था जिसको सभी यूज़ करते थे। दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी ही पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।